तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस के टाइप्स, दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंसेस के, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन से मतलब सीधा सा है, जो रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उस रेजिस्टेंस के सिंबल हमने उस समय नहीं देखे थे, मैं सिंपली बता देता हूँ। ये इस टाइप का सिंबल आर लेटर से डिनोट होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर आप किसी रेजिस्टेंस पर ऐसे एरो क्रॉस करते हुए बना दो तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी आपके हाथ में उसका कंट्रोल है कि आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो उसकी वैल्यू को। जैसे मैं कुछ कहूँ तो फ़ैन का, सीलिंग फ़ैन का रेगुलेटर है ना, वो कुछ इसी तरह बिहेव करता है कि आप जब उसे टर्न कर रहे होते हो तो आप उसके अंदर के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से उसके अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। सिंपल ओम्स लॉ है ये, V इक्वल टू आई आर, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। V वोल्टेज कांस्टेंट है, हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है, ये हमें पता है 220 वोल्ट आ रहा है, और I और R आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो अगर आपको फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है तो आपको उसके अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, तो आप उसमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हो। वो रेगुलेटर जब आप टर्न कर रहे होते हो तो करंट तो इंक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, जो कंट्रोलेबल होते हैं, जिनकी वैल्यू, उसको ऐसे एरो से डिनोट करते हैं। ओके, अदरवाइज सिंपल रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ और पैरेलल का मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस को दो तरह से हम लगा सकते हैं, मतलब दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट करने हैं हमें, तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए सिंपल सी बात है, दो रेजिस्टेंस ऐसे लाइन में लगे रहेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ऊपर और नीचे जैसे दो पैरेलल लाइंस होती हैं मैथ्स में, उसी तरीके से ऐसे रहेंगे। अब मतलब बेसिकली तो ये कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। सीरीज़ का मतलब एक लाइन में, पैरेलल का मतलब ऊपर नीचे दो पैरेलल लाइंस। बट इसमें जो मैंने बोला, जैसे सर्किट का जो कंसेप्ट है, जब आप इसे किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ, फिर आपसे कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, या रेजिस्टेंस गिवन है, इसमें करंट बताओ, वोल्टेज बताओ, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको इसमें सिर्फ ये नहीं कि एक लाइन में लगे हैं कि ऊपर नीचे पैरेलल हैं, कभी कभी ऐसा दिखेगा आपको कि ये एक लाइन में ही है लेकिन वो पैरेलल निकलेंगे। ओके, या कभी ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो पैरेलल से फील आ रहे हैं लेकिन ये एक लाइन में ही निकले। जैसे एक कॉमन सा क्वेश्चन है सर्किट का, ये वाली फिगर, अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, कोई सिर्फ इतने हिस्से को ही ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो देखेगा ये तो तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे पैरेलल लाइंस की तरह हैं, है ना, लेकिन ये तीनों तो सीरीज़ में हैं। तो ऐसे कैसे पता चला हमें कि सीरीज़ है? दिखने में तो किसी को ये पैरेलल भी दिख सकते हैं, कुछ ऐसी सी ही फिगर है, ऊपर नीचे ऐसे लगे हुए हैं तीन। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो बेसिक फंडा है सीरीज़ और पैरेलल को पहचानने का, वो ये है कि एक रेजिस्टेंस में जो करंट एंटर कर रहा है वही करंट आगे चल के दूसरे रेजिस्टेंस में जा रहा है अनडिवाइडेड। जैसे यहाँ से एक करंट गया, मान लो 2 एम्पियर का एक करंट यहाँ से एंटर होता है इस टर्मिनल से, इस रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर गया, और क्या वही करंट फिर इस रेजिस्टेंस में भी गया अनडिवाइडेड? कहीं डिवाइड तो नहीं हुआ बीच में? ऑफ कोर्स नहीं हुआ। इसी सीरीज़ में, इसी वायर में 2 एम्पियर करंट चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, अनडिवाइडेड। तो इसका मतलब ये तीनों में सेम करंट जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों आपस में सीरीज़ में हैं। ओके, अब आता है कि पैरेलल का केस कैसे पहचाने। अब जैसे मान लो ये पैरेलल का कनेक्शन है, तो यहाँ से अगर कोई करंट एंटर हुआ, ये जो है ना ये पॉइंट, इसको हम जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। यहाँ से करंट दो हिस्सों में, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके जूम इन करके दिखाता हूँ, ऐसे दिखाते हैं। इसमें 3 रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग। अभी मैंने इसकी थ्योरी और फॉर्मूलाज पे नहीं आया हूँ मैं बस इसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे पता ही चलेगा कि ये सीरीज़ है कि पैरेलल है। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है और एक R3 है। यहाँ से करंट I एंटर करता है, ठीक है, इस पूरे सर्किट में। इस जंक्शन पे, अच्छा जंक्शन किसको मैं कह रहा हूँ,
किस पॉइंट को हम जंक्शन कह रहे हैं? जिस पॉइंट पर, सर्किट के जिस पॉइंट पर कुछ करंट इनकमिंग हो और फिर कुछ करंट आउटगोइंग हो, उसे हम जंक्शन कहते हैं। किसी भी कॉर्नर को जंक्शन नहीं कह देते। जैसे ये कॉर्नर है, ये जंक्शन नहीं है, ये कोई जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। इसमें एक आई करंट इनकमिंग है और फिर यहाँ से 3 हिस्सों में बट के करंट जा रहा है अलग अलग। कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया और कुछ करंट नीचे से होके इधर आया। फिर इस जंक्शन पे आके, इस पॉइंट पे आके ये तीनों करंट आपस में मर्ज हो गए और टोटल आई करंट फिर से बन गया। तो ऐसा पॉइंट सर्किट में, ऐसे पॉइंट जहाँ पे कुछ इनकमिंग करंट आए और कुछ आउटगोइंग करंट निकले, ठीक है ना, टोटल सेम रहता है। ऑफ कोर्स करंट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता कि इतना आया और फिर लॉस होके कुछ आगे गया, नहीं, करंट उतना ही चलेगा टोटल मिला के, ठीक है। लॉस होता है पोटेंशियल का, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम करेंगे डिस्कस बाद में। ओके, तो यहाँ से कुछ करंट आया, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ और आगे गया। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, डिवाइड हुआ, इस जंक्शन पे करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसी को मैं वहाँ पे कह रहा था अनडिवाइडेड, कि अगर इसमें कहीं भी कोई जंक्शन नहीं आया, एक ही करंट सीधा सीधा एक सीरीज़ में चले जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। और किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पे आके अगर करंट डिवाइड हो जाए 2, 3 या 4 या 5 हिस्सों में, वहीं से पैरेलल कनेक्शन चालू, फिर वो सीरीज़ नहीं रहता। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लाइन में पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन इसी लाइन में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ था R4, तो ये जो R1 में करंट गया वही करंट अनडिवाइडेड R4 में गया, है ना। ये R1 और R4 आपस में अगर एक लाइन में ऐसे लगे हैं कि इसमें जो करंट आ रहा है वही करंट उसमें जा रहा है, सेम, बीच में कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो R1 और R4 को हम सीरीज़ कहेंगे। सिंपल। तो ऐसा हो सकता है कि एक पैरेलल कनेक्शन के अंदर सीरीज़ हो सकता है एक सीरीज़ कनेक्शन के अंदर एक पैरेलल कनेक्शन हो, जो करंट इसमें आया था वही करंट इसमें गया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक और पैरेलल में लगा दिया, अब यहाँ पे आके वो डिवाइड हो गया, है ना। तो इसके टोटल में वही करंट जा रहा है जो इसमें जा रहा है, तो इस दोनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो टोटल होगा, वो इसके इक्वल होगा, इसके सीरीज़ में होगा। जो इसमें करंट गया वही उनके कंबाइंड टोटल में करंट गया, तो वो तो सीरीज़ में है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब यही चीज़ है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि पहले इसके बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आते थे क्लास 10th में, पहले का मतलब काफ़ी साल पहले, लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्लास 10th में और इवन नॉट जस्ट CBSE, ICSE में भी इसके कॉम्प्लेक्स सर्किट अब आने बंद हो गए, बहुत सिंपल सा आता है, और कभी कभी तो आता ही नहीं है। CBSE में तो कई बार ऐसा देखा है कि आया ही नहीं कोई सर्किट का प्रॉपर डायग्राम अच्छा सा बना के और ऐसा कुछ, लेकिन अगेन करना है हमें प्रैक्टिस अच्छे से। ओके, तो सीरीज़ और पैरेलल का मीनिंग आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया। सीरीज़ मतलब एक लाइन में आपको एक ही वायर, एक ही करंट में दोनों कनेक्ट होंगे, और पैरेलल का मतलब जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं डिवाइडेड करंट जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं इनके फॉर्मूलाज पे, और ऑफिशियली इनका डेरिवेशन, इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन सिलेबस से हट चुका है, तो ये अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इवन 12th में है ये डेरिवेशन, बट 12th वालों के लिए भी ये इतना अनइम्पोर्टेंट है कि उसमें भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीरीज़ के लिए बस आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, सिंपली ऐड कर देना। जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्ट हैं उन सब को सिंपली ऐड, पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सिंपल। सीरीज़ में उनको सिंपली ऐड करना है और पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होने हैं। ये जो R मैंने इधर लिखा है ये उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको वैसे टोटल वर्ड करना सही नहीं है, मैं भी थोड़ी देर पहले टोटल रेजिस्टेंस के नाम से बोल रहा था, टोटल नहीं। जैसे टोटल ऐसा होता है कि बस ऐड करके बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप इसे कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम लेते हैं इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन। जैसे अज्यूम करते हैं कि ये 2 रेजिस्टेंस हैं, अभी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स नहीं लेंगे, सिंपल से कुछ सर्किट लेते हैं। मान लेते हैं ये 6 ओम है
और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, क्लियरली विजिबल है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। जो करंट यहाँ से आया था वो करंट यहाँ इस जंक्शन पे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया, थोड़ा सा करंट इसमें गया कुछ करंट इसमें गया, ठीक है। और कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को आप साथ साथ नोट डाउन करते चलो। जिस ब्रांच में ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है उस ब्रांच में करंट कम जाता है। हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। तो रुकावट किस में? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेसिकली क्या है? करंट का फ्लो। डायरेक्शन दोनों की रिवर्स होती है। करंट आपको पता है एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो उधर मूव कर रहा है करंट की तरफ। हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन को स्टैंडर्ड नहीं माना है, हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन को स्टैंडर्ड डायरेक्शन मानी है, जिसे हमने करंट का नाम दिया है। ओके, तो जिस ब्रांच में पैरेलल कनेक्शन किया, अब इसमें मान लो 2-3 और भी होते पैरेलल में कनेक्टेड नीचे या ऊपर, तो जिस ब्रांच में सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू का रेजिस्टेंस है उस ब्रांच में करंट कम जाता है, क्योंकि वहाँ रुकावट ज़्यादा मिलती है। और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है, ये भी हम आगे के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो नीचे वाले का ट्वाइस है, ठीक है। तो अगर इसमें करंट, मान लो ये हम आई नहीं लेते, मान लो इसके अंदर करंट आई गया, तो ये रेजिस्टेंस अगर इसका हाफ है तो इसमें करंट उसका ट्वाइस जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसमें करंट कम और जिसमें कम रेजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा? उतना ही ज़्यादा जितना कि ये रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा था। तो सिंपली आप ये देखो कि जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये इसका हाफ है, तो उसमें जो करंट है इसके अंदर उसका डबल करंट होगा। अब मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इसका डबल होता, मान लो ये 12 ओम होता, तो इसके अंदर उस करंट के कंपेयर हाफ करंट होता। अगर मान लो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस होता और उसमें आई करंट जा रहा है, तो क्योंकि ये उसका ट्वाइस है रेजिस्टेंस, तो करंट हाफ होगा, I/2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट प्रोपोर्शन चलता है। अच्छा, अब आती है बात कि हमें अभी सिर्फ इतना रखना है क्वेश्चन को कि कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो वैसे तो पैरेलल का फॉर्मूला ये लिखा है आपका, 6 और 3 R1 R2 हो गए, 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। जैसे आप LCM लेते हो, 6 हुआ, 1 + 2 3/6 विच इज़ 1/2। तो R की वैल्यू होगी 2 ओम, 2 ओम। ओके, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें हर स्टूडेंट करेगा। मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ इस चीज़ को करने का। आप ये 1/, वाला कंसेप्ट है ना लगाकर एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, कंबाइंड रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में, कि उनका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, कुछ फीलिंग वो आएगी। और ना भी हो, अगर आपने वो नहीं भी डिस्कस किया तो यहाँ पर आप इसको अलग से लर्न रखो एक शॉर्टकट की तरह, प्रोडक्ट अपॉन सम। किसका प्रोडक्ट और किसका सम? इन दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इनका प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 × 3, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज़ में और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप ना इसको मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो कि 6 × 3 पहले कर लें 18, ऐसे ही छोड़ दो। 6 × 3 माइंड में मेंटली ऐसे ही छोड़ दो, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 सम, इसको प्लस कर लो प्रॉपर, विच इज़ 9। तो 6 × 3 अपॉन 9, ठीक है। 3 से इसे काटा और 3 × 2 = 6, आ गया 2। और ये इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना, ये डायरेक्ट R आता है हमारा, सीधा R आएगा। इसमें तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ा, 1/R = 1/2 था, तो R = 2, दोनों साइड रेसिप्रोकल किया, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हो 2 रेजिस्टेंसेस के केस में।